क्या आपके मन में भी डाउट होता है या क्वेश्चन उठता है कि प्राचीन समय में राजा कैसे बनते थे? तो चलिए देखते हैं, इस लेसन में इसका जवाब मिलेगा हमको। तो अध्याय 5 है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है। कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करते यानी यज्ञ वगैरह करते और राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ ऐसा आयोजन होता था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी होती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया जाता तो इसका मतलब यह होता था कि इस अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। यानी प्राचीन समय में जो राजा बनता था उसे अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता था और वो एक घोड़े को छोड़ना होता था, और जो इसको पकड़ता उसे क्या राजा के साथ युद्ध करना होता था, और अगर जाने दिया तो यानी कि वो उसे राजा स्वीकार कर लेते थे, यानी शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, यानी जो ब्राह्मण लोग थे उस टाइम के वो इस यज्ञ को संपन्न किया करते थे। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था, यानी उसे क्या बाघ की खाल पर बिठाया जाता था, विशेष स्थान था उसका। युद्ध क्षेत्र के राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियां और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान किया करते थे। विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। विष वैश्य जैसे किसान, कृषक या कोई बढ़ई वगैरह जो काम करते थे वो उनको विष कहा जाता था, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। इन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों को विभाजित किया गया है, जिन्हें वर्ण कहते हैं, वर्गों में डिवाइड किया है। और इसके अनुसार प्रत्येक वर्ण की अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन तथा यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। और जो थर्ड नंबर पे थे विष या वैश्य, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अब बात करते हैं जनपद की। तो महायज्ञों करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे।
जनपद का अर्थ क्या था? जन के बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली के पास पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी और अन्य जानवरों को पालते थे। मवेशी यानी गायें जैसे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्योमेट्री आकृतियों के रूप में है। महाजनपद की बात करते हैं तो करीब 2500 यानी 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ महाजनपदों को दिखाया है चित्र में। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंचे दीवारें बनाई गई थी। यानी महाजनपदों में क्या किलेबंदी वगैरह की जाती थी और पत्थरों से ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। ऐसा लगता है कि ये अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि करता था। पहले देख लेते हैं नदियों के बारे में। तो ये है सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी और ये व्यास है, और ये सतलुज। तो झेल चरस यानी झेलम, चेनाब और सतलुज। कुरु जनपद यानी कि वर्तमान में जो कुरुक्षेत्र है वो कुरु जनपद था। हस्तिनापुर, ये वैशाली, मगध जो बिहार है, वैशाली भी बिहार के अंदर है। कौशाम्बी, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है वर्तमान में, और ये ब्रह्मपुत्र नदी है इस साइड से। अब बात करते हैं दक्षिण की। ये नदियाँ देख ही ली होगी आपने। और शक्तियों का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना और भी शर्त हो जाता था। यानी वो अपने राज्यों की क्या किलेबंदी करते थे और विशेष नियंत्रण में रखते थे। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए बहुत परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे और सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये चित्र दिया है पुराना। अब टैक्स की यानी कर की बात करते हैं तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए इन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोग द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक यानी किसान ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या भाग कहा जाता। वेरी इंपॉर्टेंट है, भाग किसे कहा जाता था? उपज का 1/6वां हिस्सा। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार और सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवर या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, जैसे शिकारी हो गया। कृषि में क्या परिवर्तन हुए? तो इसमें मुख्यतः 2 परिवर्तन हुए। एक तो जो लकड़ी के जो औजार थे यानी हल के जो फाल थे वो अब लोहे के बनने लगे, जिससे क्या कठोर जमीन में लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ी। दूसरा क्या हुआ? लोगों ने धान के पौधों के रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर
धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार कर उसका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी और भूमिहीन हर मजदूर करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मगध को ढूंढो। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। जैसे यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियों तथा रथ बनाने के लिए जो लकड़ी मिलती थी, इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार और अजात शत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र यानी आज का पटना को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। पूरी तरह से सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वज्जी की बात करते हैं। और गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था, संघ यानी संगठन वगैरह। तो वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिन्हें गण या संघ, गण संघ का मतलब संगठन था। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियों, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। कई राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। आगे अध्याय में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। अब यूनान और एथेंस के लोगों में 2500 साल पहले एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था 200 साल तक चली। 30 साल से ऊपर उन सभी पुरुषों नागरिकों पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेती थी और साल भर में कम से कम 40 यानी कि 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्ति लौटने द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। अब क्वेश्चन आंसरों की बात करते हैं। तो हमने ये पढ़े राजा अश्वमेध वगैरह सारे। सही या गलत बताओ। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो ये क्वेश्चन है सही, यानी ये बात सही है। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल छिड़के, ये बात बिल्कुल गलत है। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, रोंग है। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था, ये कहीं नहीं है इस लेसन में। महाजनपदों से नगर किले बनते, तो ये बिल्कुल सही है। समाज में वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? तो कौन थे? स्त्रियां, दास और कौन थे? बच्चे, ये कर्मकार यानी
जो कमकार थे। अगला क्वेश्चन है महाजनपदों के राजाओं ने किले क्यों बनवाए थे? क्योंकि आक्रमण के डर से और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। आज के शासकों के चुनाव प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी? आज चुनाव आम जनता द्वारा मतदान के माध्यम से होता, परंतु जनपदों का यज्ञों द्वारा होता था। नए शासक 3000 साल पहले, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण 2300 साल पहले और गण और राज्य 1500 साल पहले। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, आपका फुल सपोर्ट चाहिए, तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।